Am I audible? Hello, guys. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir, you're audible. Okay. सो लास्ट टाइम हम लोगों ने सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस तक का टॉपिक जो है वो कंप्लीट किया था. टुडे वी सपोज टू स्टार्ट विद SDLC, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस मॉडल, या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल बोलते हैं इसको. इट मीन्स कि अलग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर जो हम लोग मार्केट में देखते हैं, वो सॉफ्टवेयर्स को बनाने के लिए वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेस मॉडल्स, like prototype, then we have a spiral, then we have a waterfall. So we have n number of different process models to develop, basically to develop different software. So यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे we have different software model जो अभी यहाँ पे हम लोग सीखेंगे in today's lecture. Like there are few process models, like there are few softwares जिसको आपको continuous improve करना पड़ता है, तो उसके लिए हम लोग spiral approach follow करेंगे, जहाँ पे थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट होगा और कंटिन्यूसली वो इम्प्रूव होते जाएगा. एज यू कैन सी, कोई एक छोटा से कोई सॉफ्टवेयर है, सारे रिक्वायरमेंट्स आपके पास एक साथ है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, वाटरफॉल के थ्रू डेवलप करेंगे. एंड कहीं कहीं पे सॉफ्टवेयर बनाने के पहले आपको क्लाइंट के साथ डील करना पड़ता है, तो उसको हम लोग एक डमी मॉडल बना के देंगे, दैट इज कॉल्ड एज प्रोटोटाइप. और प्रोटोटाइप कैसा दिखता है, कैसा बन रहा है, उसको फॉलो करके देन हम लोग को एक रियल सॉफ्टवेयर बना सकते हैं. रिमेंबर TY में जब आप फाइनली आप प्रोजेक्ट बनाएंगे, सो फॉर दैट रीजन दिस टॉपिक इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट. आपके पास अगर क्लियर आइडिया है, क्लियर पिक्चर है कि आपको कौन से टाइप का सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड है, एंड उसके बेस के ऊपर वी कैन ईजिली डिफाइन कि आपका कौन से टाइप का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल यूजफुल होगा वहाँ पे. बिकॉज अगर आपके पास क्लियर पिक्चर नहीं है उसका, देन दिस गेट्स वेरी डिफिकल्ट. ओके, सो आपके पास क्लियर पिक्चर होना बहुत इम्पॉर्टेंट है. सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वही सेम चीज़ हम लोगों को बोला गया है. वी हैव वी हैव सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस मॉडल, अलग अलग टाइप के हैं. यहाँ पे सिर्फ एग्जाम्पल के लिए आपको 2-3 डायग्राम दिए, बट हम लोग के पास बहुत सारे. अब ये समझने के पहले we should have a clear picture or a clear idea about types of different softwares जो हम लोगों ने किया नहीं है. So I'll just share that with you. सबसे पहले हम लोग types of software पढ़ेंगे. Give the title types of softwares. As you can see here, we have different types of softwares. Okay. First अगर आप देखेंगे, first is system software. सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब होता है जो डायरेक्टली हार्डवेयर के साथ डील करते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर्स. लाइक वी हैव ऑपरेटिंग सिस्टम, ड्राइवर्स एक्सेट्रा कम्स अंडर अ सिस्टम सॉफ्टवेयर. उसके बाद आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब क्या रहेगा, लाइक वी हैव वेबसाइट, मोबाइल ऐप्स, ब्राउजर्स, MS ऑफिस, ये सारे आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गए. आफ्टर दिस वी हैव अ कंपलसरी एंड वॉलंटरी सॉफ्टवेयर. सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इन कंपलसरी सॉफ्टवेयर, लाइक आपको अगर पासपोर्ट चाहिए, देन वी हैव ओनली वन वेबसाइट फ्रॉम वेयर यू कैन रजिस्टर अ पासपोर्ट, register yourself for a passport. Same way we have for Aadhaar card as well, we have just one website. For tax filing, GST file करना है, for PAN card we have just one website, government websites which are available. Then we have online examination going on in today's time. आपके physical exams नहीं होते हैं, तो उसके लिए भी कॉलेज के साइड से they provide only one website to you, and that is the only place from where you can attend a exam, online exam. You don't have any other alternative. So exactly similar way यहाँ पे अगर आप देखेंगे we have this compulsory softwares, और उसमें भी यहाँ पे आपके पास certain जो softwares होते हैं उसका कोई आपके पास alternative नहीं रहता है. You are there in this college, लेकिन अगर आपको ये कॉलेज से अगर एग्जाम देना है, तो आपके पास कॉलेज ने प्रोवाइडेड जो सॉफ्टवेयर है वही यूज़ करना पड़ेगा. यू कांट यूज़ एनी अदर सॉफ्टवेयर एंड से ओके कि मैं यहाँ से एग्जाम दूंगा, आप मुझे इवेल्युएट कर लो, ऐसा नहीं चलेगा. सेम वे वॉलेंटरी सॉफ्टवेयर होते हैं, मतलब दिस सॉफ्टवेयर आर नॉट कंपल्सरी, नॉन कंपल्सरी आप बोल सकते हो. लाइक फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ट्विटर है, ये सारे नॉन कंपल्सरी है. आप यूज़ करो मत करो, देर आर नो कंपल्शन और रिस्ट्रिक्शन ऑन यूजिंग और नॉट टू यूज दिस. if you feel comfortable you can use it. If you are not, you don't use. No one is going to force you. देन नेक्स्ट कम्स क्रिटिकल एंड नॉन क्रिटिकल सॉफ्टवेयर. क्रिटिकल मतलब जिसके ऊपर ह्यूमन डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा रहता है. इफ़ ह्यूमन डिपेंडेंस इज मोर, उसको हम लोग क्रिटिकल सॉफ्टवेयर बोलेंगे. एंड इफ ह्यूमन डिपेंडेंस इज लेस, उसको हम लोग नॉन क्रिटिकल बोलेंगे.
लाइक वी हैव बैंकिंग सॉफ्टवेयर, या फिर हॉस्पिटल में जो सॉफ्टवेयर्स रहते हैं जिसको एनालाइज करके डॉक्टर्स जो है वो कोई पेशेंट का ऑपरेशन करता है, ट्रीटमेंट करता है। देन आईसीयू बेड के साथ में अटैच थोड़े डिवाइसेस रहते हैं, वो भी सॉफ्टवेयर के थ्रू ही काम करते हैं, जिसमें पेशेंट्स की हार्ट बीट, उसका ब्लड प्रेशर, वो सब मॉनिटर किया जाता है। सो दिस ऑल आर अ क्रिटिकल सॉफ्टवेयर। वो जो स्क्रीन्स है, वो सॉफ्टवेयर जो आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है, उसी को मेन गाइडेंस मान के डॉक्टर्स आर गोइंग टू प्रिपेयर दैट ट्रीटमेंट। अगर वो सॉफ्टवेयर अगर रॉन्ग आउटपुट डिस्प्ले करने लगेंगे, देन दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर डॉक्टर्स इज वेल। यू कैन जस्ट इमेजिन कि कोई एक पेशेंट का ब्लड प्रेशर बढ़ा नहीं है, लेकिन सॉफ्टवेयर में कोई ग्लिचेस है, बिकॉज ऑफ विच इट शोइंग दैट हाई ब्लड प्रेशर ऑन अ पेशेंट साइड। तो क्या होगा, पेशेंट का ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, बट स्टिल डॉक्टर जो है वो उसको ब्लड प्रेशर कम करने का मेडिसिन दे सकते हैं, एंड एज अ रिजल्ट उसका जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है वो लो ब्लड प्रेशर में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड दैट विल अगेन क्रिएट अ प्रॉब्लम। सो ह्यूमन डिपेंडेंस कहीं कहीं पे जहाँ जिस पे ज़्यादा रहता है, उसको हम लोग क्रिटिकल सॉफ्टवेयर्स बोलते हैं, लाइक बैंकिंग या मेडिकल सॉफ्टवेयर्स। एंड देन वी हैव नॉन क्रिटिकल, जिस पे ह्यूमन डिपेंडेंस कम रहता है, लाइक कॉलेज वेबसाइट्स है, फेसबुक है। ये देखो, अभी ये वॉलेंटरी सॉफ्टवेयर जो है वो कोई कोई नॉन क्रिटिकल में भी आएगा। अब कॉलेज वेबसाइट्स कौन से आएंगे, लाइक कोई कॉलेज वेबसाइट्स होते हैं जिसके ऊपर स्टूडेंट लॉगिन, एग्जाम, लेक्चर्स, ये सब नहीं है, खाली बेसिक सा कॉलेज वेबसाइट्स बना है, एंड दे प्रोवाइड्स लाइक प्रिंसिपल मैसेज है, देन कोई एक इवेंट अगर वो कर रहे हैं उसका एडवर्टाइजमेंट कुछ किया हुआ है, देन विच कोर्सेज दे प्रोवाइड, उसका फीस क्या है, कौन से फैकल्टीज है वहाँ पे, सम अचीवमेंट्स ऑफ कॉलेज, यही बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया है। सो दोज वेबसाइट्स आर नॉन क्रिटिकल, मतलब आप वो वेबसाइट चालू रहेगा नहीं चालू रहेगा, वी डोंट केयर, कॉलेज फिर भी चलते रहेगा, लेक्चर्स फिर भी चलते रहेंगे। People the students who's taking admission in this college, they don't first go and visit, okay अगर वेबसाइट चल रहा है तो ही we are going to take admission here, वो फिर भी एडमिशन लेंगे, राइट। सो दैट मीन्स वहाँ पे कहीं पे भी अगर आप देखेंगे, सो कहीं पे भी वो वेबसाइट्स का ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंस नहीं है ना। सो दिस आर द टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। मैं ये चैट में पेस्ट करता हूँ, एवरीवन प्लीज़ नोट इट डाउन क्विकली, बाद में हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। नोट इट डाउन क्विकली गाइस, नोट कर लो, नोट इट डाउन क्विकली, इसके बाद हम लोग SDLC पढ़ेंगे। ओके, इज इट डन? इज इट डन गाइस? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. ओके, It's done. ओके, सो विल कंटिन्यू विद आवर नोट्स नाउ। सो यहाँ पे अभी हम लोगों ने जो टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स पढ़े, नाउ टू डेवलप सच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर वी आर गोइंग टू यूज दिस प्रोसेस मॉडल्स। ठीक है, नाउ रिमेंबर, जितना प्रॉपरली, जैसे आप देखो कि हम लोग स्टूडेंट्स को कैसे पढ़ाएंगे। सो सपोज वी हैव डेवलप्ड अ प्रोसेस मॉडल, वी हैव टोटल 5 सब्जेक्ट्स, जिसमें से एक सब्जेक्ट का कभी एक लेक्चर होगा, एक प्रैक्टिकल होगा, then lecture, then practical, and this many number of lectures should be provided, based on which you can complete your one subject, one course, बराबर है। एंड सेम वे अदर थिंग्स आर गोइंग ऑन। सो यहाँ पे हर एक चीज़ को जब हम लोग सिस्टमेटिक वे में या डायग्रामेटिक वे में रिप्रेजेंट करते हैं, वो आपके सॉफ्टवेयर के लिए भी ये सेम प्रोसेस फॉलो होता है। लाइक हम लोग को एक सॉफ्टवेयर को पहले रिक्वायरमेंट गैदर करेंगे, एनालाइज करेंगे, देन उसका फिजिबिलिटी स्टडी होगा, डिज़ाइन होगा, इम्प्लीमेंटेशन होगा, इट गोज़ लाइक दैट। सो यहाँ पे क्या बोला है, फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट द गोल इज़ टू प्रोड्यूस अ हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर। नाउ आपने इसके पहले कभी सुना नहीं है ऐसे कोई मॉडल्स के बारे में, दैट्स वाई वी डोंट हैव इनफ आइडिया अबाउट दैट। लेकिन जब आपको एक क्लियर आइडिया मिलेगा, देन यू विल अंडरस्टैंड कि जब हम लोग ये टॉपिक समझेंगे और TY में जब आप इसको यूज़ करेंगे प्रैक्टिकली डेवलपमेंट के लिए भी, सो आपको क्लियर पता चलेगा कि हाउ मच दिस डायग्राम्स आर यूजफुल। बिकॉज अगर डायग्राम्स आपके अगर रॉन्ग जाता है ना, तो आपका कंप्लीट जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस है वो भी रॉन्ग जाता है। सो इट्स बेटर टू हैव अ प्रॉपर डेवलपमेंट स्ट्रक्चर। और आपका सॉफ्टवेयर कौन से कैटेगरी में आएगा, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, वो कैटेगरी आइडेंटिफाई करो। देन वंस वी आइडेंटिफाई द कैटेगरी,
सेकेंड थिंग कौन सा आएगा कि वो कैटेगरी आइडेंटिफाई करने के बाद में हम लोग कौन सा उसको बेस्ट सूटेबल SDLC मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल कौन सा है उसके लिए वो सिलेक्ट करेंगे, एंड उसके बेस के ऊपर देन वी कंटिन्यू विद आर डेवलपमेंट प्रोसेस। सो यहाँ पे आपको वही सेम दिया है, देखो in software development the goal is to produce high quality software. It therefore focuses on activities directly related to production of the software. For example, कि आपको एक सॉफ्टवेयर बना रहे तो उसका डिज़ाइन, कोड, टेस्ट, ये सब आएगा. एज अ डेवलपमेंट प्रोसेस स्पेसिफाइज मेजर डेवलपमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल एक्टिविटीज दैट नीड टू बी परफॉर्म. It forms the core of the software process. The management process is often decided based on the development. मतलब आप कौन से एग्जैक्टली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस फॉलो करोगे, ये कभी कभी कंपनी के साइड से बाय डिफॉल्ट डिसाइडेड रहता है. उन्होंने अपने कस्टमाइज ऐसे डेवलपमेंट मॉडल्स भी बनाए रहते हैं बिकॉज देर आर मैनी कंपनीज हु आर डीलिंग इन द सेम थिंग फ्रॉम ईयर्स एंड ईयर्स. तो वो लोग ऐसे कोई डेवलपमेंट मॉडल बना के रखते हैं. अब यहाँ पे क्या बोला है देखो, अ प्रोजेक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस डिफाइंस टास्क द प्रोजेक्ट शुड परफॉर्म and the order in which they should perform. बराबर है. वी हैव अ प्रोजेक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस जहाँ पे आपको क्या टास्क करना है. लाइक हम लोगों ने सॉफ्टवेयर कॉलेज सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल समझा था, वेयर वी हैव डिवाइडेड द कॉलेज प्रोजेक्ट इनटू मल्टीपल मॉडल्स, स्टूडेंट, देन टीचिंग स्टाफ दैट इज प्रोफेसर, नॉन टीचिंग स्टाफ, प्रिंसिपल, एंड देन उसके सब मॉड्यूल डिवाइड किए थे, जूनियर कॉलेज एंड डिग्री कॉलेज. देन जूनियर के अंदर आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस डिवाइड किया था. डिग्री के अंदर BSc, BCom, BMM, BAF एक्सेट्रा एक्सेट्रा डिवीजन किए थे. और उसके अंदर फिर वो पर्टिकुलर स्टूडेंट्स वो कौन से टास्क या प्रोसेसेस परफॉर्म कर सकते हैं वो हम लोगों ने लेबल किया था. सो एग्जैक्टली सेम वे यहाँ पे भी प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में भी आपके पास कितना टाइम है, कितने रिसोर्सेज है, मतलब कितने डेवलपर है, टेस्टर्स है, और आपके पास एग्जैक्ट बजट कितना है, वो सबको कंसिडर करके हम लोग यहाँ पे भी ऐसे सर्टन जो पॉइंट्स है उसके ऊपर फोकस करते हैं. अ प्रोजेक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस डिफाइंस टास्क a project should perform and the order in which they should be done. A process limits the degree of the freedom for a project by specifying what types of activities must be undertaken and in what order it should be undertaken. है ना. सो यहाँ पे अगर आपको देखेंगे तो क्या बोला है कि हम लोग डिसाइड करेंगे कि चलो हम लोगों ने जो कॉलेज प्रोजेक्ट बनाना था तो उसमें जो शॉर्टेस्ट सबसे शॉर्टेस्ट टास्क या पार्ट जो है वो पहले करेंगे, लेकिन इट माइट क्रिएट अ प्रॉब्लम. सो आपको क्या करना है, एक सीक्वेंस डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है. और वो ये जो SDLC मॉडल्स रहते हैं ना, ये आपको वो सीक्वेंस डिफाइन करने में भी हेल्प करते हैं. लाइक वी से कि अगर मुझे स्टूडेंट को लॉगिन प्रोवाइड करना है, सो टू प्रोवाइड अ लॉगिन वी शुड फर्स्ट एडमिट दैट स्टूडेंट इन आवर कॉलेज. सो जब तक उसका एडमिशन नहीं होगा उसको लॉगिन नहीं मिलेगा, राइट. सो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एडमिशन प्रोसेस वाला जो टास्क है वो पहले डेवलप करना पड़ेगा इन आवर सॉफ्टवेयर. एंड टू डेवलप दैट पार्ट आपको क्या करना पड़ेगा, एडमिशन उसका कौन करेगा, ऑफिस स्टाफ करेगा, बराबर है, या नॉन टीचिंग या टीचिंग स्टाफ करेगा सपोज. सो टीचिंग स्टाफ के लिए आपको सबसे पहले तो प्रोफेसर मॉड्यूल बनाना पड़ेगा ना, जो प्रोफेसर्स आर गोइंग टू एडमिट दो स्टूडेंट्स, लेट्स सपोज. सो सबसे पहले आपको एडमिशन देने के लिए, स्टूडेंट को एडमिट करने के लिए, हु इज गोइंग टू एडमिट दो स्टूडेंट. सो लेट्स सपोज प्रोफेसर्स आर गोइंग टू एडमिट. सो प्रोफेसर मॉड्यूल, और उसके अंदर उनको ये टास्क असाइन करेंगे, और ये सब करने के लिए आपको डेटाबेस डिज़ाइन करना पड़ेगा. सो एज यू कैन सी कि इफ़ वी डोंट फॉलो दिस SDLCs करेक्टली, सो इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम, बिकॉज आपको क्लियरली आइडिया नहीं रहेगा कि कौन से SDLCs आपको कभी फॉलो करना है. गेटिंग, कौन से SDLCs कभी फॉलो करना है वो आपको आइडिया नहीं रहेगा. और उसके साथ में वी कैन से कि वो SDLCs के अंदर कौन से प्रोसेसेस कौन से सीक्वेंस में आएंगे वो पता नहीं है. सो आप देखो कि अगर मैंने डायरेक्टली लॉगिन एक्टिविटी स्टार्ट किया एंड देन आई रियलाइज़ कि ओके लॉगिन के लिए एडमिशन तो वो कंपलसरी है, तो देन आप क्या करेंगे, एडमिशन प्रोसेस पे जाएंगे. अब एडमिशन प्रोसेस के लिए आपको डेटाबेस बनाना पड़ेगा जिसमें वो स्टूडेंट के एडमिशन्स होंगे. अब वो बनाने के टाइम पे आपको सडनली याद आया कि अभी प्रोफेसर स्टूडेंट को एडमिट करने वाले, तो जब तक प्रोफेसर नहीं बन सकते वो स्टूडेंट को एडमिशन प्रोवाइड नहीं करेंगे. सो आप जाके प्रोफेसर वाला पार्ट बनाएंगे. सो क्या होगा, एक के एक चीज़ पे आपको 10 बार आगे पीछे करना पड़ेगा. थोड़े टाइम इस पे काम कर रहे हैं, उसमें कुछ मिसिंग है तो आप दूसरे पार्ट पे जाएंगे, वापस उसमें भी कुछ मिसिंग है, उसको कंप्लीट करने के लिए आपको कोई तीसरा पार्ट लगेगा. सो आप देखो कि जब तक आप सीक्वेंस में एक्टिविटीज़ अरेंज नहीं करते, आपका बहुत ज़्यादा टाइम, एफर्ट्स, रिसोर्सेज जो है वो वेस्ट होते हैं. नाउ
to use the resources, time, money, everything in a most efficient way, we require such SDLCs. So यहाँ पे क्या बोला है? The process model specifies general process, usually a set of stages in which project will be divided, the order in which stages should be executed, and any other constraints or condition on the execution of such task or stages. Next क्या बोला है? The basic premise behind a process model is that in the situation for which model is applicable, using the process model, the project's process will lead to how, मतलब यहाँ पे अगर आप ये प्रॉपर प्रोसेसेस अगर फॉलो करेंगे तो आपका डेवलपमेंट कॉस्ट जो है वो आप कहीं ना कहीं कम कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर का क्वालिटी बढ़ा सकते हैं, एंड आपका जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल का जो टाइम बढ़ रहा है उसको भी आप कहीं ना कहीं कंट्रोल कर सकते हैं. सो दैट्स वाई वी रिक्वायर्ड दिस. सो अभी आपका जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल या सॉफ्टवेयर के लिए जो मॉडल्स है, द वेरी फर्स्ट मॉडल विच वी हैव इज वाटरफॉल मॉडल. So as you can see, the advantages and disadvantages are labeled here for the same. अब यहाँ पे आपको अगर याद रहेगा, हम लोगों ने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर फिजिबिलिटी स्टडी पढ़ा था. मैंने आपको जब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाला एक मॉडल बताया था, याद है? रिक्वायरमेंट गैदरिंग, एनालिसिस, देन डिजाइन्स के 3 टाइप थे: आर्किटेक्चरल डिजाइन, हाई लेवल डिजाइन, डिटेल डिजाइन, कोडिंग था, टेस्ट था. गाइज याद है? उसमें फिजिबिलिटी स्टडी हम लोगों ने किया था. मैंने आपको डायग्राम में बताया था. वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी: इकोनॉमिकल, ऑपरेशनल, टेक्निकल. हेलो, किया था क्या? डायग्राम याद है? इन वेरी फर्स्ट और सेकेंड लेक्चर मैंने वो डायग्राम आपको लिखाया था. नोटपैड में हम लोगों ने डायग्राम डिस्कस किया था. गाइज सोए नहीं है. हाँ तो बोलो तो सही, सोए नहीं हो तो. याद नहीं आ रहा. हाँ, डायग्राम किया था वो हम लोगों ने. मैंने आई डोंट थिंक सो. सर आई डोंट थिंक सो. डायग्राम नहीं किया था. नहीं सर, मेरे हिसाब से तो नहीं है, बस एज फार एज आई रिमेम्बर. ओके नो सर. ठीक है, चलो मैं एक बार बता देता हूँ, ध्यान से देख लेना, नोट करते जाना साथ में. ये एक बेसिक आपका डायग्राम हो जाएगा जो मोस्ट ऑफ जो भी सॉफ्टवेयर हम लोग फॉलो करेंगे उसके लिए होगा. सो यू कैन राइट कॉमन SDLC या द मोस्ट बेसिक SDLC जो आप कोई भी सॉफ्टवेयर पे कहीं पे भी जोड़ तोड़ के यूज़ कर सकते हो. ठीक है, SDLC मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल. फर्स्ट क्या होगा? रिक्वायरमेंट गैदरिंग आएगा, बराबर है, एंड उसी के साथ में आएगा रिक्वायरमेंट एनालिसिस. ध्यान से लिखते जाना साथ में, रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड रिक्वायरमेंट एनालिसिस, बराबर है. उसके बाद में नेक्स्ट क्या आएगा? फिजिबिलिटी स्टडी. फिजिबिलिटी स्टडी वी हैव इकोनॉमिकल feasibility, then technical feasibility, next is operational feasibility, and last एक जो आएगा आपका एक सेकेंड, शेड्यूल. उसके बाद में फिजिबिलिटी स्टडी होने के बाद में कम्स सिस्टम डिज़ाइन. इन सिस्टम डिज़ाइन पहला आएगा आपका आर्किटेक्चरल डिज़ाइन, देन 3.2 कम्स हाई लेवल डिज़ाइन, then 3.3 is detailed design. Okay, then fourth जो आएगा वो आएगा कोडिंग. Then fifth is testing. So in testing, as you can see, 5.1
is unit test. 5.2 integration test. Then in 5.2.1 in integration test we have top down type of testing. क्या होता है मैं एक बाद में एक्सप्लेन करूंगा. एंड 5.2.2 देखा आपने ईमेल बॉटम अप टेस्टिंग. Then 5.3 and in this 5.3.1 in system test हम लोग का आएगा परफॉर्मेंस टेस्ट. देन 5.3.2 क्या आएगा? परफॉर्मेंस टेस्ट. सिस्टम टेस्ट के 3 टाइप पढ़े थे ना, परफॉर्मेंस टेस्ट, देन operational test, and 5.3.3 portability and security. उसके बाद में 5.4 comes acceptance test. In acceptance test 5.4.1 we have alpha test or white box or transparent test. 5.4.2 and उसके बाद में आएगा 5.4.3. यहाँ पे आएगा बीटा टेस्ट, also called as black box or नॉन ट्रांसपेरेंट टेस्ट. और ये वाइट और ब्लैक के बीच में आता है ग्रे बॉक्स टेस्ट, दैट इज सेमी ट्रांसपेरेंट टेस्ट. ये सब होने के बाद में यहाँ पे आपका टेस्टिंग पूरा होता है. उसके बाद में 6th जो आता है वो आता है maintenance. In maintenance we have 4 types of maintenance. 6.1 corrective, 6.2 adaptive, 6.3 preventive and 6.4 क्या आएगा? 4th टाइप ऑफ मेंटेनेंस. बोलो जल्दी से. सो दिस आर द टोटल टाइप्स. यहाँ पे हम लोगों ने कौन से पढ़े? आपका रिक्वायरमेंट गैदरिंग एनालिसिस होगा, फिजिबिलिटी स्टडी, उसके अंदर ये 4 टाइप के फिजिबिलिटी स्टडी आएंगे आपके. देन सिस्टम डिजाइन आएगा. इन सिस्टम डिजाइन वी हैव आर्किटेक्चरल डिजाइन, हाई लेवल डिजाइन, डिटेल डिजाइन. उसके बाद में कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन आएगा. उसके अंदर बाद में टेस्टिंग आता है, यूनिट टेस्ट. देन इंटीग्रेशन आता है. इंटीग्रेशन के 2 टाइप आता है, टॉप डाउन एंड बॉटम अप. उसके बाद सिस्टम टेस्ट आता है जिसके 3 टाइप रहते हैं, परफॉर्मेंस, ऑपरेशनल, पोर्टेबिलिटी, सिक्योरिटी. एक्सेप्टेंस आता है जिसके वापस आपको 3 सेग्रीगेशन मिलेंगे, अल्फा, बीटा, और वो दोनों के बीच में कभी कभी रिक्वायर्ड होता है ये. दिस इज ओनली समटाइम्स रिक्वायर्ड, दैट इज ग्रे बॉक्स. देन कम्स मेंटेनेंस, दैट इज द लास्ट पार्ट. और उसके पहले यहाँ पे अगर आप देखेंगे आपको एक क्या मिलेगा? डिप्लॉयमेंट या सेंडिंग टुवर्ड्स द क्लाइंट साइड. उसकी ज़रूरत नहीं है, चलेगा, जिसके अंदर ट्रेनिंग और सब कुछ आता है. देन कम्स मेंटेनेंस. मेंटेनेंस के 4 टाइप रहेंगे, करेक्टिव, अडेप्टिव, प्रिवेंटिव एंड परफेक्टिव. ठीक है, आई होप समझ में आया सबको. यहाँ पे हम लोगों ने जो लिखा है इसको डिटेल में मैं 1 बाय 1 एक्सप्लेन करता हूँ. अभी के लिए आप नोट कर लो जल्दी से, नोट इट डाउन क्विकली. रिमेंबर जो अभी ये वाला मैं आपको जो बता रहा हूँ, दिस इज नॉट जस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर एससी,
दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर SPM और TY में जो अलग से SQS सब्जेक्ट आता है वहाँ पे भी ये काम में आएगा आपको। एंड TY में दोनों सेमेस्टर्स में जहाँ पे हम लोग प्रोजेक्ट डेवलप करते हैं उसमें आपको ये हेल्प करेगा। रिमेंबर यू शुड बी एबल टू आंसर टू एक्सटर्नल कि आपने कौन सा SDLC सिलेक्ट किया है और उसका रीज़न क्या है। तो आपको अगर पता ही नहीं है SDLC होता क्या है, उसके फेजेस क्या होते हैं, उसका पर्पस क्या होता है, तो ये नहीं समझेगा। ठीक है, अब मैं 1 बाय 1 हम लोगों ने यहाँ पे जो लिखा है ना वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। और ये जो भी मैं कुछ आपको बता रहा हूँ वो अलग से कहीं पे तो थोड़ा सा संभाल के रखना। ओके, अब रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस ये तो हम लोग को पता है, इसमें तो कुछ एक्सप्लेन करने वाली बात नहीं है। ठीक है, फिजिबिलिटी स्टडी समझते हैं, जो 4 फिजिबिलिटी स्टडी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ओके, मैं जो डायग्राम बता रहा हूँ वो फिजिबिलिटी स्टडी का नोट कर लेना, आपको नेक्स्ट ईयर कहीं इंटरव्यू में सब जगह पे यही काम में आएगा। देखो, फिजिबिलिटी स्टडी एनालिसिस प्रपोज प्रोजेक्ट टू डिटरमाइन वेदर इट इज फिजिबल एंड शुड गो अहेड और नॉट। मतलब आप कुछ बनाने की ट्राई कर रहे हो लेकिन वो आप बना सकते हो, अगर बना सकते हो तो आपको जितना टाइम लिमिट दिया है, जितना बजट आपको दिया है, उतने इसमें वो पॉसिबल है क्या, ये हम लोग समझते हैं। सो देखो, सबसे पहले वी हैव इकोनॉमिक फिजिबिलिटी जहाँ पे कॉस्ट बेनिफिट कितना है, अगर मैं बना भी देता हूँ तो मुझे कितना बेनिफिट होगा, मेरा कितना इन्वेस्टमेंट होगा, ये सब देखेंगे हम लोग। टेक्निकल फिजिबिलिटी, मैं कौन सा टेक्नोलॉजी यूज़ करने वाला हूँ, वो टेक्नोलॉजी से जब अगर मैं डेवलपमेंट करूँगा सो मेरे जो क्लाइंट्स हैं वो सेम टेक्नोलॉजी यूज़ कर पा रहे हैं क्या अपने एंड पे। लाइक सपोज़ कि हम लोग 5G डेवलपमेंट कर रहे हैं, 5G नेटवर्क का रिलेटेड कुछ, कि जो भी आप डेवलप कर रहे हो वो 5G सपोर्टेबल रहेगा, सम रोबोटिक्स काइंड ऑफ थिंग्स। सो अगर ऐसा कुछ आप डेवलप करके अगर इंडिया में लॉन्च करेंगे, सो इंडिया में कोई अभी तो यूज़ नहीं कर पाएगा उसको, यहाँ पे वो यूजलेस है बिकॉज वी आर स्टिल नॉट यूजिंग 5G हियर। सो जो टेक्नोलॉजी आप ऐड करने वाले, जो टेक्नोलॉजी हम लोग डेवलपमेंट में यूज़ करने वाले, वो टेक्नोलॉजी के साथ हम लोग कंफर्टेबल है। नेक्स्ट थिंग, जहाँ पे हम लोग उसको रिलीज़ करने वाले वो सॉफ्टवेयर को, वहाँ पे वो टेक्नोलॉजी कितना स्मूथली अपने सारे एंड यूजर्स को अवेलेबल है। लाइक अगर मैं बोलता हूँ कि फेसबुक अगर कोई 4G बेस्ड फंक्शंस ऐड कर रहा है, वीडियो कॉलिंग है, फेसबुक लाइव है, ये सब, तो वो इंडिया में चलेगा बिकॉज इंडिया में वी ऑल आर यूजिंग 4G नाउ। लेकिन एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम दिस माइट नॉट बी वर्किंग इन सम ऑफ द अफ्रीकन एज वेल एज सम ऑफ द मिडल ईस्ट कंट्री जहाँ पे अभी भी वॉर लाइक सिचुएशन है, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो गया है। गेटिंग? सो वहाँ पे ऐसे 3G सपोर्ट है, लेट्स सपोज वहाँ पे, तो वहाँ पे 4G वाले फंक्शंस वर्क नहीं करेंगे। गेटिंग? उसके आगे ऑपरेशनल, मतलब जो ऑपरेशंस हम लोग ऐड करने वाले हैं वो सारे ऑपरेशंस उसको आपको एफिशिएंटली एक तो हैंडल करना है। सारे ऑपरेशंस अगर आप नहीं प्रोवाइड कर सकते जो काम के हैं, उतने तो प्रॉपरली प्रोवाइड करेंगे, और जितना हम लोग प्रोवाइड करेंगे वो ऑपरेशंस यूज़र कंप्यूटर पे इजीली वर्कआउट हो पाएंगे क्या, और हम लोग उतने ऑपरेशंस ऑन टाइम बना पाएंगे क्या। तो शेड्यूल के अंदर वही हम लोग करेंगे, टाइमलाइन एस्टिमेशंस, कि आपको कितने ऑपरेशंस डेवलप करने हैं, वो सारे यूज़र के काम के हैं क्या, कुछ अगर उसमें से काम के नहीं है तो हटा दो। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको एक लिमिटेड टाइम दिया है, तो वो उतने लिमिटेड टाइम में वो सारी चीज़ें पॉसिबल है क्या, वो हम लोग देखेंगे। गेटिंग? सो वही सेम पॉइंट्स यहाँ पे आपको दिए हुए हैं। दिस आर द 4 टाइप्स ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी। नोट कर लेना जल्दी से ये, और मैं ये सेम चैट बॉक्स पे भी डालता हूँ। देखो वो सेम जो पिक्चर है वो मैंने चैट बॉक्स में डाला है, नोट करते जाना साथ में ना। उसके बाद में आपने जो नोटपैड हम लोगों ने देखा, वो नोटपैड के अंदर उसके बाद में क्या है, फिजिबिलिटी स्टडी हम लोगों ने पढ़ लिया। मतलब जो भी हम लोग बनाने की ट्राई करें वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या, और वो अगर पॉसिबल है तो हम लोग के पास जितने रिसोर्सेज है, हम लोग के पास जितने डेवलपर है, टेस्टर्स है, उसके थ्रू वो पॉसिबल है क्या। देन नेक्स्ट कम सिस्टम डिज़ाइन। सिस्टम डिज़ाइन के अंदर 3 टाइप आता है, बराबर है। आर्किटेक्चरल डिज़ाइन, पूरा ब्लूप्रिंट ऑफ समथिंग, लाइक अगर एक बिल्डिंग बनाना है तो उसका आर्किटेक्चर होगा, पूरा ब्लूप्रिंट ऑफ दैट बिल्डिंग। देन हाई लेवल डिज़ाइन में हम लोग अगर 10 माले का अगर हम लोगों ने बिल्डिंग बनाया तो हर एक फ्लोर के ऊपर कितने फ्लैट्स रहेंगे, ये सब हम लोग बताएंगे, बराबर है। और कहाँ से लिफ्ट रहेगा, कहाँ से स्टेयर केसेस रहेंगे, इमरजेंसी एग्जिट कहाँ से रहेगा, ये सब बताएंगे। डिटेल डिज़ाइन में
अब जो भी फ्लैट्स हैं हम लोग के 1 BHK 2 BHK, उसके अंदर इंटीरियर कैसा रहेगा, पाइपलाइन कनेक्शन कहाँ से आएंगे, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन कहाँ से आएंगे, गैस पाइपलाइन कनेक्शन कहाँ से आएंगे, और बाकी के जो छोटे छोटे डिटेलिंग रहते हैं वो सारे डिटेल डिज़ाइन में आएंगे। देन कम्स कोडिंग। सो जैसे ये हम लोगों ने मॉड्यूल वाइज डिवीजन करके डिज़ाइन बनाया वैसा कोडिंग आएगा। उसके बाद में आएगा टेस्टिंग, उसके अंदर यूनिट टेस्ट आता है। सो यूनिट टेस्ट हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है, स्टार्टिंग में मैंने आपको ये जो हम लोग के टॉपिक हुए उसमें स्टार्टिंग में हुआ है यूनिट टेस्ट। इंटीग्रेशन टेस्ट हुआ है, टॉप डाउन अप्रोच ये मैं बाद में बताऊंगा, अभी इसका ज़रूरत नहीं है, अभी आप नोट करके रखो। आगे हम लोगों का टेस्टिंग का डिटेल टॉपिक आएगा तब बताऊंगा। सिस्टम टेस्ट ये वाले टॉपिक हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया, अगर आपको याद नहीं है तो जाके देखो। अल्फा एंड बीटा क्या होता है ये भी मैंने बताया था। टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस ये भी हम लोग के चारों हो गए। करेक्टिव, बग फिक्सिंग, एरर सॉल्व करना। अडेप्टिव, नए प्लेटफॉर्म को अगर हम लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, नए टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर रहे हैं, उसके साथ आपका सॉफ्टवेयर कंफर्टेबल होना चाहिए, वो अडॉप्टिव आएगा। प्रिवेंटिव मतलब प्रिकॉशनरी मेजर, फ्यूचर में कोई एक एरर या कोई एक फेलियर आ सकता है, उसके अगेंस्ट अभी से कोई तैयारी करके रखना। परफेक्टिव मेंटेनेंस, सॉफ्टवेयर में सब कुछ प्रॉपर ही चल रहा है लेकिन अभी जो चल रहा है उसको और यूज़र फ्रेंडली बनाओ और फास्ट बनाओ। लाइक अभी मुझे नंबर ऑफ क्लिक्स जो है वो 10 करने पड़ रहे कोई एक टास्क कंप्लीट करने के लिए, तो वो जो नंबर ऑफ क्लिक्स है उसको मिनिमम करो। लाइक 5-6 क्लिक 4 क्लिक में मेरा वो सेम काम हो जाए वैसा। सो उसको हम लोग फास्टर प्रोसेस करना बोलते हैं। सो ये आपका डायग्राम हो गया। अब उसके रिस्पेक्ट में हम लोग जो नोट्स पढ़ रहे हैं उस पर आते हैं अभी हम लोग। देखो यहाँ पे अभी अगर आप देखेंगे वाटरफॉल के अंदर सबसे पहले आपको क्या बोला है, सिस्टम फिजिबिलिटी मतलब सॉफ्टवेयर का फिजिबिलिटी। जो हम लोगों ने टाइप्स ऑफ फिजिबिलिटी स्टडीज पढ़े, कितने टाइप के फिजिबिलिटी हम लोगों ने देखे, 4 टाइप, इकोनॉमिकल, टेक्निकल, ऑपरेशनल एंड शेड्यूल फिजिबिलिटी। सो वो सब हम लोग यहाँ पे वैलिडेट करेंगे और वो सब होने के बाद में हम लोग वो फिजिबिलिटी रिपोर्ट आगे सबमिट करेंगे जिसको हम लोग कंपेयर करेंगे विद द रिक्वायरमेंट विच इज़ प्रोवाइडेड फ्रॉम द क्लाइंट साइड। और वो रिक्वायरमेंट गैदर एंड एनालिसिस करने के बाद में अगर ये फिजिबिलिटी स्टडी के बेस के ऊपर ये रिक्वायरमेंट पास ऑन होते हैं, मतलब जो हम लोगों ने फिजिबिलिटी स्टडी किया उसके रिस्पेक्ट में इतने रिक्वायरमेंट्स के ऊपर हम लोग प्रॉपरली काम कर सकते हैं, तो फिर ये रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट जो है वो प्रोजेक्ट प्लान के साथ में हम लोग किसको सबमिट करेंगे, डिज़ाइनर को, जो उसके ऊपर अलग अलग 3 टाइप के डिज़ाइंस के ऊपर वर्क करेगा। सिस्टम डिज़ाइन के अंदर आपके 3 टाइप के डिज़ाइंस रहेंगे, आर्किटेक्चरल, हाई लेवल और डिटेल। सो देखो आर्किटेक्चरल और हाई लेवल डिज़ाइन बनने के बाद में वो डिज़ाइंस रिक्वायरमेंट के साथ में प्रॉपरली वेरीफाई अगर हो गया तो उसके बाद ये जो डिज़ाइन डॉक्यूमेंट है वो आगे हम लोग सबमिट करेंगे जहाँ पे वही सेम डिज़ाइन के डिटेल डिज़ाइंस बनेंगे। अगर वो डिटेल डिज़ाइन भी आपके क्लाइंट रिक्वायरमेंट के साथ अगर प्रॉपरली मैच हो रहा है तो वो डिज़ाइन डॉक्यूमेंट हम लोग आगे डेवलपर को दे देंगे जो ये डिटेल डिज़ाइन के बेस के ऊपर कोडिंग करेंगे। अगर कोडिंग जो है आपका वो अगर वेरिफिकेशन अगर उसका प्रॉपर होता है तो फिर हम लोग टेस्टिंग पे जाएंगे, जहाँ पे सिर्फ यहाँ पे तो सिर्फ 2 टाइप के दिए लेकिन ये सिर्फ 2 टाइप के नहीं रहेंगे। स्टार्ट्स विद यूनिट टेस्ट, यूनिट के अंदर इंटीग्रेशन आया और यूनिट के बाद में इंटीग्रेशन आएगा। इंटीग्रेशन के अंदर वापस आपके 3 टाइप आएंगे, ऑपरेशनल, परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी एंड पोर्टेबिलिटी। देन कम सिस्टम टेस्ट, सिस्टम के अंदर वापस आपके इंटीग्रेशन के अंदर आपके 2 टाइप आएंगे, टॉप डाउन एंड बॉटम अप। देन कम सिस्टम टेस्ट जिसके अंदर 3 टाइप आएंगे, फंक्शनल, ऑपरेशनल, सिक्योरिटी, पोर्टेबिलिटी। उसके बाद में एक्सेप्टेंस आएगा जिसके 2 टाइप आएंगे, अल्फा और बीटा, जो ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा है। अब ये जो टेस्टिंग आपने किया उसका टेस्ट रिपोर्ट और यूज़र मैनुअल वो सॉफ्टवेयर यूज़ करने का वो हम लोग सबमिट करेंगे टुवर्ड्स द इंस्टॉलेशन टीम, बराबर है। देखो टेस्ट प्लान के साथ में, और ये जो इंस्टॉलेशन वाला जो पार्ट है वो देन कंटिन्यू होगा और डेवलपमेंट टीम से जो टेक्निकल पर्सन जो है वो फिर आके क्या करेंगे, क्लाइंट साइड के जो 2-5 लोग हैं उनको वो ट्रेनिंग करेंगे और वो क्लाइंट साइड के जो जिनको क्लाइंट साइड के जो लोगों को ट्रेन किया है वो फिर आगे और लोगों को ट्रेन करेंगे। ये एक बार होने के बाद में इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल हो गया, ट्रेनिंग प्रॉपर हो गया, ये सब हो गया, तो उसके बाद में हम लोग फिर क्लाइंट्स वो सॉफ्टवेयर को यूज़ करना चालू कर दिया। तो इतना होने के बाद में फिर हम लोग क्या करेंगे, मेंटेनेंस वाला टास्क जो है वो आपका चालू होगा जिसमें 4 टाइप के मेंटेनेंस के ऊपर हम लोग फोकस करेंगे। CAP², C मतलब करेक्टिव मेंटेनेंस, adaptive maintenance, perfective and preventive maintenance. So that is what our very first type of software development model, that is waterfall. अब ये तो हम लोगों ने बहुत टेक्निकल वे में देखा। सिंपल वे में अगर आपको बताना है तो ऐसा कुछ डायग्राम हम लोग बताते हैं।
रिक्वायरमेंट गैदरिंग एनालिसिस, देन सिस्टम डिज़ाइन आएगा, इसके बीच में फिजिबिलिटी स्टडी आएगा यहाँ पे, देन कम्स इम्प्लीमेंटेशन, देन टेस्टिंग आएगा, डिप्लॉयमेंट आएगा एंड मेंटेनेंस आएगा। सो सिंपल वे में ये वे में कर सकते हैं। तो ऊपर मैंने जो भी कुछ आपको एक्सप्लेन किया, हम लोग ये टाइप का डायग्राम उसके लिए याद रखते हैं। रेफरेंस बुक जो है उसमें इतना डिटेल में ये सेम डायग्राम दिया हुआ है, और उसके जो भी स्टेप्स है वो यहाँ पे आपको दिए हुए हैं। जो मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन किया वही आएगा। एप्लीकेशंस क्या वाटरफॉल के, सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे एवरी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज डिफरेंट। जैसे हर एक टाइप का सॉफ्टवेयर अलग रहता है, बैंकिंग, गेम, हॉस्पिटल सॉफ्टवेयर, कॉलेज के एग्जामिनेशन सॉफ्टवेयर्स, और कोई होटल के लिए कोई एक सॉफ्टवेयर है या वेबसाइट है, मोबाइल ऐप है, हर कोई अलग रहता है। तो एंड हर एवरीवन रिक्वायर्स अ स्टेबल एसडीएलसी अप्रोच। स्टेबल एसडीएलसी मतलब एक कोई ऐसा अप्रोच हो जिसको फॉलो करके हम लोग कंप्लीट अपना सॉफ्टवेयर बना सके, है ना। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स फॉलो करके आप एक सॉफ्टवेयर बना सके, ऐसा कोई स्टेबल अप्रोच रिक्वायर्ड रहता है। सो इन सम सिचुएशन वेयर द यूज ऑफ वाटरफॉल इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, तो वहाँ पे अगर आप देखेंगे कौन से वो हो सकते हैं जहाँ पे रिक्वायरमेंट आपको क्लियरली बताया दिया है, क्लियर और फिक्स है, और छोटा सा ही सॉफ्टवेयर है। देखो, प्रोडक्ट इज स्टेबल, जहाँ पे वापस कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं होने वाले। जैसे कॉलेज का सॉफ्टवेयर है या वेबसाइट है, उसके ऊपर प्रिंसिपल मैसेज आएगा, कॉलेज का बेसिक इन्फॉर्मेशन, अचीवमेंट्स आएंगे, कौन से कोर्सेज वो प्रोवाइड करते हैं वो आएगा, देन कौन से कोर्सेज के साथ में क्या उसके फीस स्ट्रक्चर है, वो एडमिशन का डेट कौन सा आएगा, कभी एडमिशन क्लोज हो रहा है, अगर कोई फर्स्ट मेरिट लिस्ट लगा है, सेकेंड लगा है, वो आएगा, जो स्टूडेंट सिलेक्ट हो गए उनका डिटेल आएगा, यही बेसिक इन्फॉर्मेशन आएंगे। मतलब वहाँ पे कोई डायनेमिक चीज़ें हम लोग नहीं डाल रहे। सो प्रोडक्ट डेफिनेशन बहुत स्टेबल है, ठीक है। और टेक्नोलॉजी जो है वो भी ज़्यादा डायनेमिक नहीं है, मतलब एक ही बार जो आपने छोटा सा बेसिक वेबसाइट बनाया वही सेम चलते रहेगा। उसमें ऐसा नहीं है कि एक बार हम लोग वीडियो कॉलिंग डाल रहे हैं, देन लाइव फैसिलिटी डाल रहे हैं, देन आर्टिफिशियल रिलेटेड कोई चीज़ें डाल रहे हैं, ऐसा नहीं है। एंड अब यहाँ पे अगर देखेंगे ऐसा कोई बेसिक वेबसाइट बनाना है तो वहाँ पे कोई ज़्यादा कन्फ्यूजन होने के चांस भी नहीं है, क्योंकि जब जब एडमिशन प्रोसेस चालू होगा एक नोटिफिकेशन आपको डालना है, आप अभी वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू डालो, कैसे भी डालो, देन रिजल्ट मतलब एडमिशन में जो स्टूडेंट को अगर सीट मिला है उनका हम लोग रिपोर्ट जनरेट करेंगे, वो होगा, है ना। सो यहाँ पे क्या बोला है, एम्पल रिसोर्स विद द रिक्वायर्ड एक्सपर्टीज, मतलब इतना बेसिक वेबसाइट बनाने के लिए आपको कोई एक स्पेशल रिक्वायरमेंट्स एक्सपर्टाइज की ज़रूरत नहीं है। सो लिमिटेड रिसोर्स में हम लोग कोई भी ऐसा एक वेबसाइट बना सकते हैं। आप भी टीवाई का प्रोजेक्ट समझ के उससे भी बड़ा प्रोजेक्ट आपका बनेगा बाय द वे, सो उसके लिए आप भी बना सकते हैं। तो जब आप प्रोजेक्ट छोटे से है, स्टेबल रिक्वायरमेंट है, जहाँ पे ज़्यादा टेक्नोलॉजी का मगजमारी नहीं है, ज़्यादा कन्फ्यूजन, एम्बिग्विटी नहीं है, तो वो टाइम पे हम लोग ऐसे वाटरफॉल मॉडल फॉलो कर सकते हैं। बाकी जो प्रोसेस है उसमें क्यों फॉलो नहीं कर सकते, बिकॉज आप देखो कि अगर मेरे पास सपोज रिक्वायरमेंट अगर रॉन्ग है, उसके बेस के ऊपर डिज़ाइन रॉन्ग गया, और वो डिज़ाइन जो रॉन्ग थे मेरे, उसके बेस के ऊपर यहाँ पे जो मैं कोडिंग या इम्प्लीमेंटेशन कर रहा हूँ वो रॉन्ग गया। सो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मेरा ये जो कोडिंग अगर रॉन्ग है, बराबर है, तो वो मैं डिज़ाइन में सिर्फ जाके चेंज नहीं कर सकता, मुझे वापस टॉप से चालू करना पड़ेगा, दैट इज़ रिक्वायरमेंट वाले पार्ट से, जहाँ पे मैं पूरे रिक्वायरमेंट को मॉडिफाई करके डिज़ाइन चेंज करूँगा, और वो नए डिज़ाइंस के बेस के ऊपर वापस नया डेवलपमेंट होगा। ये पैटर्न फॉलो होता है। तो इसके लिए वाटरफॉल जो है, जैसे वाटरफॉल ऊपर से नीचे ही आता है, नीचे से ऊपर नहीं जाता, रिवर्स में नहीं जाता, तो मैं भी कोई प्रीवियस स्टेज पे वापस नहीं जा सकता। अगर कुछ मिस्टेक हुआ तो मुझे वापस टॉप से चालू करना पड़ेगा, दैट इज़ द डिसएडवांटेज। सो यहाँ पे एडवांटेज दिया है, सिंपल एंड ईजी एंड समझने के लिए, यूज़ करने के लिए। ज़्यादा रिजिड है, मतलब एक फिक्स टाइप दिया है, क्योंकि इतना टाइम आपका डेवलपमेंट में, डिज़ाइनिंग में, इसमें उसमें लगेगा, और यही सेम आर्किटेक्चर, यही सेम स्टेप्स आप फॉलो करेंगे। तो जब तक अगर कोई डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन अगर आपको बनाना है, जैसे पुराने हम लोग बनाते थे, वो टाइम तक ऐसे एसडीएलसी अप्रोच फॉलो करने का कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, बराबर है। लेकिन जैसे जैसे आपके डेवलपमेंट एडवांस होता है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होता है, ये मॉडल जो है अभी ये बहुत आउटडेटेड हो गया, या हम लोग ज़्यादा इसको यूज़ नहीं करते, और यूज़ करते भी है तो एक अलग वे में यूज़ करते हैं, जो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा। सो फेजेस आर प्रोसेस्ड एंड कंप्लीटेड एट वन टाइम ओनली। टुकड़े टुकड़े में हम लोग प्रोजेक्ट को नहीं बनाएंगे, एक ही बार में पूरा प्रोजेक्ट चालू करेंगे और ख़त्म करेंगे। अब देखो,
एक ही बार में अगर पूरा प्रोजेक्ट बनाना है तो कॉमन सेंस यही बोलता है ना कि बड़े प्रोजेक्ट के लिए ये अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि बड़ा प्रोजेक्ट का मतलब है बड़ा प्रॉब्लम, and it is very difficult to solve a big problem at once. So instead of solving or try to solving big problem at once, we try to divide that problem in small parts and now solve those small parts one by one. वही है, and works well for smaller projects where requirements are very well understood, clearly defined stages, well understood milestone, वही basic points है. Disadvantage जो मैंने आपको बता दिया, no working software is produced until late during the life cycle, high amount of risk and uncertainty, not a good model for complex object oriented projects, poor model for long and ongoing projects, वही हो गया. Then next is a prototyping. So अब यहाँ पे मैंने जो भी कुछ explain किया है बहुत basic से point है. I hope सबको clear है. Anyone, any doubts? Anyone, any doubts? No, sir. ओके, सो कंटिन्यू करते हैं हम लोग. नेक्स्ट जो टाइप आएगा दैट इज प्रोटोटाइपिंग मॉडल. प्रोटोटाइप का मतलब क्या होता है? एक डमी मॉडल. लाइक इफ यू कैन नोटिस, यहाँ पे देखो हम लोग कोई एक बिल्डिंग, कोई मॉल, कोई बैंक, कोई शॉपिंग मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, ऐसा कुछ भी अगर बनाने वाले हैं उसका एक प्रोटोटाइप बनता है, एक डमी मॉडल बनता है. और कहाँ पे क्या लाइट्स लगेंगे, कहाँ से एंट्री होगा, कितने फ्लोर पार्किंग में जाएंगे, कहाँ से हम लोग क्या सिस्टम्स इंटीग्रेट करेंगे, ये एक छोटा सा प्रोटोटाइप में ये सब हम लोग इम्प्लीमेंट करने की ट्राई करते हैं. जैसे यहाँ पे आपको एक प्रोटोटाइप दिया हुआ है जिससे एक आइडिया मिलता है, क्लियर पिक्चर मिलता है कि ओके यहाँ से रोड आएगा, इतना बड़ा रोड आएगा, यहाँ से हम लोग एंट्री करेंगे, यहाँ पे पार्किंग होगा, यहाँ से एग्जिट होगा. सो इसको प्रोटोटाइप बोलते हैं. सो ऐसे सर्टन प्रोटोटाइप हम लोग जब सॉफ्टवेयर के लिए बनाते हैं, दैट इज व्हाट वी मीन बाय प्रोटोटाइपिंग. जैसा बिल्डिंग के लिए बना है, जिससे हम लोगों को क्लियर आइडिया मिलता है कि रियल बिल्डिंग कैसा बनेगा. सो प्रोटोटाइप मतलब क्या हो गया? डमी मॉडल हो गया, राइट. जो हम लोग के सॉफ्टवेयर होते हैं उसके डमी मॉडल को हम लोग प्रोटोटाइप बोलते हैं. एग्जैक्टली सेम वेज जब हम लोग सॉफ्टवेयर के भी ऐसे डमी मॉडल्स बनाते हैं, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट टाइप लैंग्वेज यूज करके एक बेसिक मॉडल बना देते हैं. सारे फंक्शनलिटी वहाँ पे नहीं बनाते. कभी कभी अगर क्लाइंट को अगर रिक्वायरमेंट है तो सर्टन कुछ छोटे मोटे कुछ जावा में या PHP में, जिसमें भी जो प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज हम लोग यूज कर रहे हैं वो यूज करके छोटे मोटे फंक्शनलिटी हम लोग बता देंगे. सो प्रोटोटाइपिंग का बेनिफिट क्या होता है? देखो यहाँ पे क्या बोला है, इट्स अ टॉय इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्चुअल सिस्टम, है ना. एक डमी सा, एक छोटा सा टॉय मॉडल टाइप हो गया जो आप कहीं पे किसी को भी इजीली बता सकते हो. तो जिससे क्या होगा, फंक्शनलिटी, कैपेबिलिटी क्या होगा, ये सिस्टम जब अगर हम लोग रियल में इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो कितना रिलायबल हो सकता है. अगर कहीं पे इनएफिशिएंट परफॉर्मेंस है तो वो हम लोग एक्चुअल सॉफ्टवेयर के साथ कंपेयर कर सकते हैं. सो अगर आप देखेंगे कि प्रोटोटाइप बनाने के बहुत सारे शॉर्टकट्स होते हैं. देयर आर मल्टीपल वेज. लाइक अगर मुझे एक डमी वेबसाइट बताना है तो मैं वर्डप्रेस या विक्स से इंस्टॉल करके भी बता सकता हूँ. अब शॉर्टकट्स माइट इन्वॉल्व इनएफिशिएंट, इनएक्यूरेट और डमी फंक्शंस, मतलब जो एक्चुअल आउटपुट जनरेट नहीं करेंगे. सो सर्टन समटाइम्स जो डमी मॉडल है उसके ऊपर तो बहुत सारी चीज़ें प्रॉपर वर्क कर रहे हैं, बट एक्चुअल या रियल इम्प्लीमेंटेशन में वो वर्क ना भी करते हैं. बराबर है. तो अ शॉर्टकट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फंक्शन फॉर एग्जांपल मे प्रोड्यूस अ डिजायर्ड रिजल्ट बाय यूजिंग अ टेबल lookup instead of performing the actual computation. Now, a prototype usually turns out to be a very crude version of the actual system. तो कभी कभी क्या होता है कि आप एक्चुअल वर्जन जो बनाते हैं उसका प्रोटोटाइप बहुत अच्छा बना रहता है, लेकिन एक्चुअल सिस्टम उतना अच्छा नहीं बनता है. प्रोटोटाइप तो एक डमी है ना, तो उसमें आपको अगर कोई भी फंक्शंस या फीचर्स अगर ऐड करना है तो उसमें डिफिकल्टी नहीं रहती. लेकिन वो सिमिलर टाइप के फंक्शंस या फीचर्स जब आप रियल सिस्टम में विद दैट रियल टेक्नोलॉजी, रियल सॉफ्टवेयर जब आप ऐड करने की ट्राई करते हैं, तो कभी कभी वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपको वो अलाव नहीं करते हैं या उसमें वो फीचर्स आपको नहीं मिलते हैं. सो दैट टाइम अगेन इट क्रिएट्स अ बिग बर्डन और अ प्रॉब्लम on a developer side. So a prototype is useful when customer or developer is not sure of the requirement. तो वो टाइम पे आपको एक प्रोटोटाइप बताएंगे तो क्लाइंट को समझेगा कि हाँ उसको क्या क्या फंक्शंस चाहिए. लाइक अगर मैं आपको कॉलेज सॉफ्टवेयर बनाना है लेकिन एक्चुअल आइडिया नहीं है तो मैं कोई एक कॉलेज सॉफ्टवेयर का एक ऐसा ही प्रोटोटाइप या डमी मॉडल बता सकता हूँ.
देन वही मॉडल को देख के हम लोग को पता चलेगा हम लोग के एल्गोरिदम कैसे रहेंगे, बिजनेस रूल्स क्या होने चाहिए, रिस्पॉन्स टाइम कितना होना चाहिए, ये सब हम लोग ऐसे प्रोटोटाइप से आइडेंटिफाई कर सकते हैं इजीली. नाउ इन प्रोटोटाइप क्लाइंट इज इन्वॉल्व थ्रू आउट द डेवलपमेंट प्रोसेस. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सो क्लाइंट जब कंटिन्यूअसली आपके प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है तो लास्ट में ऐसा नहीं बोल सकता कि ये कोई पार्ट या ये फंक्शंस आपने मुझे बोला नहीं था या मेरे रिक्वायरमेंट से मैच नहीं कर रहा है, सो नाउ यू सपोज टू रिप्लेस इट. ऐसे तकलीफ नहीं आएंगे क्योंकि कंटिन्यूअसली क्लाइंट इन्वॉल्व है, क्लाइंट को पता है हम लोग क्या डेवलपमेंट कर रहे हैं, कब कर रहे हैं. तो उसके बाद उसके पास वो रिक्वायरमेंट डिनाई करने की कोई ऑप्शन नहीं बचता है, उसको उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा. सो एक्सेप्टेंस टेस्ट में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. अब बहुत बार क्या होता है जब आपने प्रोटोटाइप डेवलप किया रहता है देन कभी कभी हम लोग क्लाइंट जो है ना वो एग्जैक्ट वही प्रोटोटाइप का एकदम रेप्लिका ही डिमांड करते हैं. उसमें अगर थोड़े कोई फंक्शंस या कुछ चीज़ें अगर मॉडिफाइड भी है या चेंज भी किया हुआ है तो उनको लगता है कि आपने जो प्रोटोटाइप बताया था, जो प्रोमिसेस किए थे वो फुलफिल नहीं किए. या कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग जो प्रोटोटाइप बनाते हैं उसमें ही आपका बहुत ज़्यादा मेहनत गया रहता है. लेट्स सपोज कि 5 to 10% आपने वो प्रोजेक्ट जो है उसका प्रोटोटाइप बनाने में इन्वेस्ट किया. तो अब कोई एक नया प्रोजेक्ट वापस स्टार्ट से चालू करने से बेटर है कि वही प्रोटोटाइप के ऊपर ही मैं अपने नए इम्प्लीमेंटेशन चालू कर दूँ. अब सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइप का हेल्प क्या होगा, रिक्वायरमेंट कौन से एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट है, कोई एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है, कोई रॉन्ग रिक्वायरमेंट है, उसको हम लोग डायरेक्ट सामने सामने ही क्लियर आउट कर सकते हैं. तो ये उसका मेन एडवांटेज है. यहाँ पे अगर आप देखेंगे इट अलाउज यूजर्स टू एक्सपेरिमेंट विद द सिस्टम एंड सो रिफाइन रिक्वायरमेंट. दे मे गेट न्यू आइडियाज फॉर रिक्वायरमेंट एंड फाइंड एरियाज ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस इन द सॉफ्टवेयर. देन कम सिस्टम डिजाइन. सिस्टम डिजाइन का देखो यहाँ पे क्या बोला है, इन द सिस्टम डिजाइन अ प्रोटोटाइप कैन हेल्प कैरी आउट डिजाइन एक्सपेरिमेंट टू चेक द फिजिबिलिटी ऑफ द प्रपोज सिस्टम. तो मैं कौन से सिस्टम्स ऐड कर रहा हूँ, कैसे ऐड कर रहा हूँ, वो सब चीज़ों का यहाँ पे पॉइंट्स आएंगे. देन उसका एग्जाम्पल भी दिया है लाइक डेटाबेस डिजाइन मे बी अ प्रोटोटाइप एंड टेस्टेड टू चेक इट सपोर्ट्स एफिशिएंट डेटा एक्सेस फॉर मोस्ट कॉमन यूजर क्वेरीज. अदर नीड्स क्या है, आपका स्क्रीन कैसा दिखेगा, यूजर इंटरफेस कितना सिंपल है ना, क्या आउटपुट सिस्टम प्रोड्यूस करेगा, कैसे प्रोड्यूस करेगा, ये बेसिक से दूसरे पॉइंट्स है. डायग्राम से अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे क्या बोला है, एस्टैब्लिश अ प्रोटोटाइप ऑब्जेक्टिव. देन उसके बेस के ऊपर हम लोग प्रोटोटाइपिंग कैसा होगा उसका प्लानिंग करेंगे. देन डिफाइन द प्रोटोटाइप फंक्शनलिटी, क्या क्या फंक्शंस रहेंगे एग्जैक्टली वो हम लोग यहाँ पे बताएंगे. उसके बेस के ऊपर हम लोग को डिफाइन करना पड़ेगा कोई वेबसाइट्स या कुछ जो है वहाँ पे आप देखो क्या बोला है, डिफाइनिंग अ प्रोटोटाइप फंक्शनलिटी. तो कितने एग्जैक्ट फंक्शंस रहेंगे वो हम लोग यहाँ पे प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट के अंदर आउटलाइन करेंगे कि ओके एग्जैक्टली दिस मेनी फंक्शंस आर देयर फॉर दिस मॉड्यूल, दिस आर द फंक्शंस फॉर दिस मॉड्यूल. ये बनाने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, डेवलप करेंगे वो सेम प्रोटोटाइप और उसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे कि हाँ अगर मैं साइन अप पे क्लिक करता हूँ, सॉरी लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, साइन अप पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो मुझे लॉगिन विंडो पे लेके जाना चाहिए. लाइक सिंपल HTML में अगर मैं कोड कर रहा हूँ तो बटन क्लिक में मैं दूसरे पेज का एड्रेस लिख दूंगा. सो जब मैंने अगर साइन अप पे क्लिक किया तो मुझे लॉगिन पे लेके गया, लॉगिन पे क्लिक किया तो देन इट ड्रैग्स मी ओवर टू माय यूजर प्रोफाइल, ये सब आएगा. तो यहाँ पे क्या बोला है देखो, ये इवेल्युएट करेंगे प्रोटोटाइप को और उसके बेस के ऊपर एक इवेल्युएशन रिपोर्ट जनरेट होगा, नॉट जस्ट फॉर वन प्रोफेसर फॉर ऑल. ये आपका मेन पॉइंट हो गया विद रिस्पेक्ट टू डिजाइंस. देन डिजाइंस के अंदर अगर आप देखेंगे फेजेस ऑफ प्रोटोटाइप क्या बोला है, एस्टैब्लिश ऑब्जेक्टिव. द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोटोटाइप शुड बी मेड एक्सप्लिसिट from start of the process. Is it validate system requirement or demonstrate feasibility study? First establish objective, properly बताओ clearly. Then define prototype functionality, मतलब आप जो डमी बताने वाले हो उसमें क्या क्या फंक्शनलिटी आप देने वाले हो, बिकॉज उसमें जैसे फंक्शनलिटीज देंगे हम लोग वैसे ही कुछ फंक्शनलिटी जो है वो आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे टू क्लाइंट इन द रियल सिस्टम एज वेल, है ना. देन अगर आप नेक्स्ट देखेंगे डेवलप द प्रोटोटाइप. अब ये सब कुछ मेहनत करने के बाद में अभी हम लोग डेवलप द प्रोटोटाइप इंक्लूड यूजर इंटरफेस, जिससे यूजर को दिखेगा लॉगिन साइन अप स्क्रीन कैसे दिखेंगे वो. देन हम लोग ये प्रोटोटाइप को इवेल्युएट करेंगे, मतलब क्या चीज़ हम लोगों ने क्या ऐड किया है, क्या मिस आउट किया है फ्रॉम द रिक्वायरमेंट. ये सेम प्रोसेस चलेगा जो ऊपर एक्सप्लेन किया. सो दैट्स ऑल अबाउट प्रोटोटाइप मॉडल.
हम लोग बहुत बार यूज़ करते हैं जब क्लाइंट ज़्यादा टेक्निकल नहीं रहता. सो टिल प्रोटोटाइप एनी डाउट्स क्लियर है. कंटिन्यू करता है. नाउ नेक्स्ट मॉडल इज इटरेटिव अप्रोच. एज नेम सजेस्ट इटरेटिव, जैसे हम लोग कोई इटरेशंस फॉलो करते हैं. सो यहाँ पे भी वही होगा. इन वेरी शॉर्ट वे आई कैन से इटरेटिव मॉडल मतलब मल्टीपल इटरेशंस ऑफ वाटरफॉल. ये फर्स्ट इटरेशन हो गया ऑफ वाटरफॉल, सेकेंड ऑफ वाटरफॉल, थर्ड इटरेशन ऑफ वाटरफॉल, फोर्थ, एंड इट गोज ऑन. जितना बड़ा आपका प्रोजेक्ट रहेगा वो प्रोजेक्ट को सबसे पहले छोटे छोटे पार्ट में हम लोग डिवाइड करेंगे, यूनिट्स में, और वो हर एक जो छोटा पार्ट है उसके ऊपर ये एक पूरा वाटरफॉल अप्लाई होगा. तो पूरे बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर नहीं, लेकिन प्रोजेक्ट के छोटे छोटे पार्ट को डेवलप करने के लिए हम लोग वाटरफॉल अप्लाई कर रहे हैं. इसका बेनिफिट क्या होगा? साइमल्टेनियसली मल्टीपल टीम्स मल्टीपल इटरेशंस पे काम कर सकता है. हर एक इटरेशन कंप्लीट होने के बाद में, जैसे यहाँ पे ये टेस्ट हो गया, उसके बाद में हम लोग क्लाइंट को इन्वॉल्व करेंगे. तो हर एक पार्ट बनने के बाद में क्लाइंट को पता रहेगा कि सॉफ्टवेयर में अभी क्या नया चीज़ बना है. तो क्लाइंट फीडबैक जो है, ये यहाँ पे आप समझ लो कि क्लाइंट का फीडबैक लूप चलेगा. फर्स्ट इटरेशन कंप्लीट हुआ, टेक क्लाइंट फीडबैक, देन सेकेंड कंप्लीट हुआ, वापस उसका फीडबैक लेंगे, थर्ड कंप्लीट हुआ, वापस फीडबैक लेंगे. सो यहाँ पे ये जैसे इटरेशंस चल रहे हैं लूप में, वैसे ही क्लाइंट फीडबैक का भी लूप चलेगा. सो एट दी एंड एक्सेप्टेंस टेस्ट में हम लोगों को बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगा, और एक्सेप्टेंस टेस्ट हम लोग के क्लियर होने के चांसेस सबसे ज़्यादा बढ़ जाते हैं. दूसरी बात, इटरेटिव अप्रोच हम लोग फॉलो तब करते हैं जब हम लोग के रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा डायनेमिक होते हैं, एंड सारे रिक्वायरमेंट एक साथ मिले नहीं रहते. टाइम टू टाइम क्लाइंट जो है वो थोड़े थोड़े रिक्वायरमेंट देता है, और उसके बेस के ऊपर हम लोग एक एक या दो इटरेशंस जो है वो फॉलो करते जाते हैं. सो अगर क्लाइंट अगर सडनली अगर बोलता है कि देर आर फ्यू इटरेशंस, देर आर फ्यू थिंग्स, जो उसको फर्स्ट यहाँ पे हम लोगों ने जो डेवलप किया, लाइक सेकेंड बिल्ड चल रहा है यहाँ पे, समझ लो वी आर ऑन अ सेकेंड बिल्ड, एंड सडनली क्लाइंट सेज कि हम लोगों का रिक्वायरमेंट में चेंजेस है. तो अभी हम लोगों को इसमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है. मैं जब थर्ड वाला बिल्ड चालू करूँगा, थर्ड बिल्ड या थर्ड इटरेशन, वो टाइम पे क्लाइंट के नए रिक्वायरमेंट्स इजीली इनकॉर्पोरेट कर सकता हूँ इन आर ऑन गोइंग प्रोसेस. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पे एक्चुअल प्रोजेक्ट का बजट आइडेंटिफाई करना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, थोड़े थोड़े रिक्वायरमेंट क्लाइंट के साइड से आ रहे हैं और उतना थोड़ा थोड़ा डेवलप करते जा रहे हैं. सो बेसिक का प्रोसेस क्या होगा कि मैं यहाँ पे जो हम लोगों का जो चार्जेस हम लोग अप्लाई करेंगे या जो बजट देंगे क्लाइंट को, वो कैसे रहेंगे. सपोज आई विल से कि ओके एवरी इटरेशन आई विल चार्ज 5 lakhs. सो जितना आपके इटरेशंस बढ़ते जाएंगे यू मल्टीप्लाई विद 5 lakhs ईच. सो अगर 10 इटरेशन अगर आ रहे प्रोजेक्ट में, सो 5 मल्टीप्लाई विद 10 इटरेशंस, उतना आपका बजट होगा. सो ये नेवर एंडिंग प्रोसेस रहता है कि हर बार कोई एक प्रोजेक्ट में, जैसे आप देख लो कि हम लोग के टैक्स फाइलिंग या जीएसटी सॉफ्टवेयर जो हम लोग बनाते हैं, तो दैट इज़ अ नेवर एंडिंग. मतलब हमेशा कुछ ना कुछ अपडेशंस, कुछ चेंजेस आए, वापस आपको कहीं पे कुछ सर्टन कोई न्यू सेक्टर्स को हम लोग जीएसटी में लेके आए तो उसके लिए वापस कुछ न्यू डेवलपमेंट होंगे. सो ये कंटिन्यूसली चलते ही रहता है. गेटिंग? सो दैट इज व्हाट वी मीन बाय इटरेटिव. सो जैसे मैंने बोला, रिक्वायरमेंट में चेंज एट प्रीवियस स्टेज, और आप क्या करेंगे, उसको नेक्स्ट स्टेज में इनकॉर्पोरेट या ऐड कर देंगे इन योर ऑन गोइंग प्रोजेक्ट. फीडबैक लूप चलते रहेगा क्लाइंट के पास से. तो हर एक स्टेज के बाद क्लाइंट को पता रहेगा कि हम लोगों ने क्या बनाया. रिग्रेशन टेस्ट होगा. अब ये देखो, ये एक नया वर्ड है. रिग्रेशन टेस्ट का मतलब क्या है? लाइक अगर मैंने सपोज एक कोई पार्ट में, यहाँ पे हम लोगों का ये जो फर्स्ट इटरेशन बना है, मतलब आपका फर्स्ट पार्ट बन गया, बराबर है, सॉफ्टवेयर का. देन ये आपका सेकेंड पार्ट बना, देन दिस इज योर थर्ड पार्ट ऑफ योर सॉफ्टवेयर. अब सपोज मुझे पता चला कि मेरा सॉफ्टवेयर का सेकेंड पार्ट जो मैंने बनाया है उसके अंदर कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक है, कोडिंग में कोई एरर है. तो हम लोग क्या करेंगे, कोडिंग में चेंज करेंगे. बट ये जो सेकेंड पार्ट जो है, इट डिपेंड्स ऑन फर्स्ट पार्ट एज वेल एज थर्ड पार्ट एज वेल एज फोर्थ पार्ट.
सो जब आप सेकेंड पार्ट में कोडिंग में कुछ चेंजेस अगर कर रहे हैं, रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं, मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, देन वी ऑल्सो सपोज टू वेरीफाई कि यहाँ पे आपने सेकेंड वाला पार्ट जो आपका प्रोजेक्ट का, उसमें कोडिंग में जहाँ पे कुछ चेंजेस किए, उसके पॉजिटिव या निगेटिव इम्पैक्ट आपके प्रोजेक्ट में बाकी सब लोकेशंस पे कहाँ पे आए हुए हैं, ये हम लोग यहाँ से वेरीफाई करने का ट्राई करते हैं. दैट इज व्हाट वी मीन बाय इटरेटिव वर्क. सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे क्या बोला है, रिग्रेशन टेस्टिंग अप्लाई होगा. मतलब प्रोजेक्ट में एक पार्ट में कहीं पे कोडिंग में कोई एक चेंज जब हम लोग करते हैं तो उसका पॉजिटिव या निगेटिव इम्पैक्ट प्रोजेक्ट में बाकी साइड पे कहाँ पे आता है, वो हम लोग यहाँ से बता सकते हैं. देन टेस्टिंग प्लान्स टू अलाउ मोर टेस्टिंग एट ईच सब्सिक्वेंट डिलीवरी फेज, मोर प्रैक्टिकल देन वाटरफॉल. मतलब वाटरफॉल में क्या है, एक ही बार में पूरा बनाओ, ऐसा नहीं है. यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, मल्टीपल इटरेशंस फॉलो किए वाटरफॉल के, सो जिससे आपका काम और स्मूथ हो सकता है. लिमिटेशंस क्या है, देर आर मेनी साइकिल्स ऑफ वाटरफॉल. सो जितना बार आप करेंगे आपको वाटरफॉल के साइकिल्स ही आएंगे, और वाटरफॉल जो है वो रिजिड मॉडल है, उसमें चेंजेस नहीं होंगे. तो जो छोटे छोटे पार्ट जो आप बना रहे हैं उसका एक स्टैटिक अप्रोच ही फॉलो होगा. फिक्स प्राइस प्रोजेक्ट जो है ये यहाँ पे नहीं मिल सकता. प्रॉब्लम विद द एस्टिमेशन, एज आई सेड, नंबर ऑफ इटरेशन जितने बढ़ते जाएंगे उतना आपका प्रोजेक्ट का कॉस्ट जो है वो बढ़ते जाएगा. क्योंकि इटरेटिव वी फॉलो ओनली व्हेन वी डोंट हैव अ क्लियर रिक्वायरमेंट और वी आर नॉट श्योर कि कितने रिक्वायरमेंट्स फ्यूचर में भी आने वाले हैं. सो जब आपका प्रोजेक्ट डिजाइन बहुत फ्रेजाइल है या आर्किटेक्चर जो है वो क्लियर नहीं है और आगे आपके क्या रिक्वायरमेंट रहेंगे, क्या डेवलपमेंट आएंगे, सो दैट टाइम पॉइंट ऑफ टाइम वी फॉलो दिस इटरेटिव अप्रोच. सो आई होप जो भी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया वो बहुत क्लियर है. उसके बेस के ऊपर आप अगर यहाँ पे देखेंगे टेक्स्ट बुक में जो दिया हुआ है, टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा अलग वे में डायग्राम दिया है, सेम चीज को अलग वे में रिप्रेजेंट किया है. लाइक वी हैव यूजर नीड्स, रिक्वायरमेंट बना, देन आर्किटेक्चर डिजाइन बना, देन रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस आए वापस आपके, उसके ऊपर आर्किटेक्चर डिजाइन आया. देन यहाँ पे देखो आपके पास कोई रिक्वायरमेंट आर्किटेक्चर है एग्जिस्टिंग, आपने जो पहले बनाया वो सॉफ्टवेयर तो है, एंड प्रीवियस जो आपका डेवलपमेंट हुआ है उसका आपको ऑलरेडी क्लाइंट के पास से फीडबैक मिला हुआ है. उसके बेस के ऊपर आप डेवलपमेंट के इटरेशंस फॉलो करेंगे. अगेन क्या होगा, रिक्वायरमेंट सिलेक्ट करेंगे, एनालाइज होगा, फिजिबिलिटी स्टडी होगा, डिज़ाइंस बनेंगे, डिज़ाइंस के बेस के ऊपर यहाँ पे आपका कोडिंग होगा, टेस्ट होगा, वो स्पेसिफिक पार्ट जो है सॉफ्टवेयर का आप वो रिलीज करेंगे. देन नया कोई रिक्वायरमेंट आया उसको आप वो सेम वे में वर्कआउट करेंगे. सो ये प्रोसेस जो है इट गोज ऑन getting. That's all about iterative. Anyone, any doubt with respect to iterative approach? No, sir. No, sir. Okay. बाद में नेक्स्ट जो आपके पास प्रोसेस मॉडल है दैट इज RUP, रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस. अब यहाँ पे आपको देखो क्या बोला है, रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस. यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना आपको एक पैटर्न दिया हुआ है. देखो यहाँ पे UML डायग्राम्स होते हैं, यूनिफाइड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस. तो आप अगर देखेंगे ना RUP, यूनिफाइड रैशनल, यूनिफाइड रैशनल है. रैशनल मतलब चाहिए तभी हम लोग इसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड. रैशनल है, स्टैटिक प्रोसेस नहीं है. सो यहाँ पे आपको क्या बोला है, रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ मॉडर्न सॉफ्टवेयर प्रोसेस, जहाँ पे हम लोग के जो मॉडर्न सॉफ्टवेयर जो है वो चाहिए तभी कभी ना कहीं कोई ना कहीं और अपडेट होते हैं, मॉडिफाई होते हैं, है ना, ये उसमें हमेशा चेंजेस होते रहते हैं. और ये सब आपको डेवलप करने के लिए आप क्या यूज करेंगे, UML डायग्राम, UML प्रोसेसेस. सो UML एंड एसोसिएटेड यूनिफाइड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस, द RUP दैट इज रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस रिकग्नाइज दैट कन्वेंशनल प्रोसेस. कन्वेंशनल मतलब पुराने जो हम लोग स्टार्टिंग के जो बेसिक स्टैटिक सॉफ्टवेयर के लिए जो प्रोसेसेस फॉलो कर रहे थे उससे ये बहुत बेटर है. एक डायनेमिक पर्सपेक्टिव है इसका, मतलब ओवर द टाइम आपको जहां जहां पे चाहिए आप उसको और डायनेमिक बना सकते हैं या डायनेमिक सॉफ्टवेयर के लिए यूज कर सकते हैं. स्टैटिक पर्सपेक्टिव अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे बहुत सारे प्रोसेस एक्टिविटीज हम लोग बता सकते हैं. Now, practice perspective that suggests good practice to be used during the process. Now, आप यहाँ पे देखेंगे तो हम लोग के phases है और यहाँ पे आपको देखो उसके टाइमलाइन दिए हुए लाइक बिजनेस मॉडलिंग, देन रिक्वायरमेंट आएगा. अब देखो आपके स्टेजेस जो है वो सेम रहता है. डिसिप्लिन में अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपको क्या बोला है, बिजनेस मॉडलिंग आया,
मतलब एग्जैक्टली कौन से टाइप का आपको सॉफ्टवेयर चाहिए वो हम लोग यहाँ पे बताने का ट्राई कर रहे हैं। लाइक सपोज मैं बोल रहा हूँ कि हम लोगों के पास कॉलेज सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड है, तो आज के हिसाब से कॉलेजेस क्या क्या अपने काम जो है वो ऑनलाइन कर रहे हैं। सो अगर लॉकडाउन में अगर हम देखेंगे तो कॉलेज मॉडल जो है वो बहुत ज़्यादा डायनेमिक हो गया। सो उसके बेस के ऊपर यहाँ पे रिक्वायरमेंट होंगे, देन उसका एनालाइज होगा, डिज़ाइन होगा, इम्प्लीमेंटेशन मतलब कोडिंग आएगा, देन कम्स टेस्टिंग, देन जो आपका टेस्टेड सॉफ्टवेयर है उसको डिप्लॉय ऑन द क्लाइंट साइड, देन कॉन्फ़िगरेशन चेक करेंगे हम लोग क्लाइंट साइड पे सेंड करने के बाद में, एंड अगर कोई चेंजेस रिक्वायर्ड है तो उसके ऊपर काम करेंगे। एंड ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है वो सेम कंटिन्यूअस चलते रहेगा। सो यहाँ पे देखो आपके मल्टीपल इटरेशंस ही चल रहे हैं इसके अंदर। अगर आप ध्यान से देखोगे, जैसा इटरेटिव मॉडल हम लोगों ने देखा था वैसा ही इटरेटिव अप्रोच यहाँ पे फॉलो हो रहा है। सबसे पहले इंसेप्शन मतलब हम लोग ट्राई करेंगे क्या क्या चीज़ें हम लोग एडिट कर सकते हैं, क्या डायनेमिक चीज़ है उसको और एलोबरेट करेंगे, देन उसका कंस्ट्रक्शन चलेगा, देन उसका ट्रांजिशन होगा। ट्रांजिशन मतलब एक लेवल से दूसरे लेवल पे लेके जाएंगे, एग्जिस्टिंग कुछ चीज़ बन गया है उसको और बेटर बनाने का ट्राई करेंगे। तो इंसेप्शन फेज जो होता है वो आपका इनिशियल फेज रहता है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे, सो द इंसेप्शन फेज इज द मोस्ट बेसिक फेज। उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो आपका क्या है, बिजनेस मॉडलिंग पे सबसे ज्यादा फोकस है। देन सेकेंड फोकस आपका किसके ऊपर है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग पे। अब रिक्वायरमेंट गैदरिंग जब आपका ऑलमोस्ट हो जाएगा तो धीरे धीरे फिर हम लोग एनालाइज करेंगे रिक्वायरमेंट को और डिजाइनिंग चालू करेंगे। और थोड़ा डिजाइनिंग होने लगा उसके साथ में हम लोग थोड़ा सा उसका इम्प्लीमेंटेशन करते जाएंगे, बराबर है। और ये सब हम लोग थोड़ा थोड़ा ट्राई करेंगे कि डिप्लॉयमेंट अगर करना है क्लाइंट साइड पे तो वो टाइम पे क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। देन क्लाइंट एंड पे क्या कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड रहेंगे, एग्जिस्टिंग उसने जो रिक्वायरमेंट दिया उसमें कहीं पे कुछ चेंजेस हो रहे हैं क्या, क्लाइंट साइड पे क्या एग्जैक्ट एनवायरनमेंट है, टेक्नोलॉजी क्या है, उनके पास जो नेटवर्क है, सिस्टम्स है वो हाईली कॉन्फ़िगर्ड है जहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम्स हम लोग चला सके, ये देखेंगे हम लोग, बराबर है। ये सब होगा। उसके बाद एलोबरेट करेंगे उसको, मतलब बिजनेस मॉडलिंग जो है वो तो आपका कंटिन्यू चल ही रहा है, साथ में फोकस हो रहा है ना। बिजनेस मॉडलिंग मतलब रिक्वायरमेंट हम लोग दूसरे कॉलेज सिस्टम्स के साथ में हम लोग कंपेयर करते जा रहे हैं और साथ में रिक्वायरमेंट के ऊपर कंटिन्यूस काम चलेगा। और जो एग्जिस्टिंग रिक्वायरमेंट हो गया उसके ऊपर देखो ये एनालाइज एंड डिज़ाइन चलते जाएगा। और जैसे जैसे एनालिसिस डिज़ाइन कंप्लीट होते जा रहा है वैसे हम लोग वो उसको कोड करते जा रहे हैं और साथ में टेस्ट होते जा रहे हैं। और ये जो भी पार्ट्स, जो भी इटरेशंस आपके कोडिंग टेस्टिंग हो गया उसको हम लोग क्या करेंगे, डिप्लॉय करेंगे ऑन द क्लाइंट साइड, फीडबैक लेंगे, वापस उसमें कुछ चेंजेस की ज़रूरत है तो वो करेंगे, बराबर है। और वापस हम लोगों का डेवलप क्लाइंट साइड पे वो एनवायरनमेंट जो है वो सेटअप करते रहेंगे। तो धीरे 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 क्या होगा, बिजनेस मॉडलिंग जो है वो आपका एंड हो गया क्योंकि आपने सब कुछ चीज़ें बता दी, रिक्वायरमेंट आपके कम होते गए। उसके बाद उसके बेस के ऊपर आपका एनालिसिस डिज़ाइन कम होते जाएगा, लेकिन सबसे मेन काम जो बचेगा उसके बाद वो क्या रहेगा, इम्प्लीमेंटेशन एंड टेस्टिंग। और उससे भी बड़ा काम बचेगा कि ये जो भी इम्प्लीमेंटेशन टेस्टिंग हो रहा है उसको वापस क्या करो, डिप्लॉय करते जाओ क्लाइंट साइड पे, है ना। देन उसके बेस के ऊपर अगर आप देखेंगे डिप्लॉयमेंट के साथ में आपका चेंज और कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा क्योंकि अभी पूरा सिस्टम आ गया वहाँ पे। तो उसमें अगर कुछ चेंजेस की ज़रूरत है वहाँ पे वापस आपको कहीं पे कॉन्फ़िगरेशन में कुछ अपडेट्स करना है ना, ये सब यहाँ पे दिखते जाएगा आपको। सो देखो यहाँ पे आपने एलोबरेट किया, कंस्ट्रक्शन के आपके मल्टीपल स्टेप्स चल रहे हैं, ऐसे मल्टीपल कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स आपके चलते ही जाएंगे। और वहाँ से फिर क्या होगा, ट्रांजिशन होगा। ट्रांजिशन मतलब एग्जिस्टिंग आप कुछ चीज़ यूज़ कर रहे थे वहाँ से आप अभी ये पुराने सॉफ्टवेयर से नए सॉफ्टवेयर पे आ रहे हो, उसके साथ टेक्नोलॉजिकल ट्रांजिशन हो रहा है। उसमें आप कुछ प्रोसेस, बिजनेस प्रोसेस पहले कुछ अलग वे में कर रहे थे, अब वापस कुछ अलग वे में कर रहे हैं। सो दोज आर द ट्रांजिशंस विच आर बेसिकली अप्लाइड हियर। सो वो आपको यहाँ पे बताया हुआ है। दैट इज वॉट दिस डायग्राम इज ऑल अबाउट। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे सो इंसेप्शन क्या होगा, उसके बाद में एलोब्रेशन, कंस्ट्रक्शन वो सबका यहाँ पे आपको डिटेलिंग दिया है। बिजनेस मॉडल में क्या होगा उसका यहाँ पे दिया है। टेस्टिंग ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ाई है। एनालिसिस डिज़ाइन क्या होता है मैंने अभी आज के ही लेक्चर में आपको बताया, वही सेम यहाँ पे होगा। इम्प्लीमेंटेशन, कोडिंग होगा, टेस्टिंग होगा, क्लाइंट साइड पे डिप्लॉयमेंट होगा। देन चेक करो कि आपके सिस्टम कितने प्रॉपर वर्क कर रहा है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट चलते रहेगा। और एनवायरनमेंट में हम लोग देखेंगे, एनवायरनमेंट मतलब कौन से सॉफ्टवेयर टूल्स कुछ एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड रहेंगे अगर आपको ये सेम प्रोसेस को आगे कैरी फॉरवर्ड करना है तो। दैट्स इट, ये आपका RUP मॉडल हो गया।
जो डायग्राम में मैंने एक्सप्लेन किया वही यहाँ पे नीचे है, और ये जो स्टेप्स है ये तो हम लोग के सेम SDLC के हैं जो मैंने आज ही आपको एक्सप्लेन किया। मैंने आपको बहुत सारे स्टेप्स बताया, उसमें से ये तो बेसिक हम लोगों ने सिलेक्टेड स्टेप्स ही यहाँ पे रखे हुए हैं। ओके, सो ये वाला आपका RUP मॉडल है जिसमें आपको वही सेम डिटेलिंग दिया हुआ है। उसके बाद में आपका आता है RAD मॉडल, दैट इज रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। अब ये रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको क्या बोला है कि आप रैपिडली डेवलप करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एग्जिस्टिंग कोई एक प्रोजेक्ट है तो उसको हम लोग रीयूज़ करेंगे। जैसे TY का कोई स्टूडेंट का ऑलरेडी मेरे पास कोई एक प्रोजेक्ट अवेलेबल है, तो मैं क्या करूँगा, वो प्रोजेक्ट में से बहुत सारी चीज़ें मैं रीयूज़ करने की ट्राई करूँगा, या फिर कोई ऐसे अप्रोचेस फॉलो करेंगे, API यूज़ करेंगे। सो यहाँ पे क्या बोला है, ये आपका ट्रेडिशनल अप्रोच है जिसमें आप प्लान करो, एनालाइज करो, डिज़ाइन करो। अब ये सबको है ना हम लोग यहाँ पे ये सेंटर वाले जो भी ये आपके स्टेप्स है ना, इसको हम लोग कंप्रेस कर देते हैं। कंप्रेस करने का मतलब क्या हो गया कि हम लोग ट्राई करेंगे कि जहाँ जहाँ पे आपको आप जो जो चीज़ों को आप शॉर्टकट वे में कर सकते हैं उसको हम लोग उतना शॉर्टकट वे में करेंगे। देखो यहाँ पे वही कंप्रेस लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर कॉलेज सॉफ्टवेयर बहुत बार बनाया है या सिमिलर टाइप के सॉफ्टवेयर आपने बहुत बार से बनाए, तो आपके पास एक्सपीरियंस है अभी ऐसे सॉफ्टवेयर बनाने का, तो आपको वो जो सॉफ्टवेयर है ना, वो सॉफ्टवेयर बनाने में अभी आपको ये ट्रेडिशनल अप्रोच जो है वो पूरा फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास इनफ एक्सपीरियंस है, आप डायरेक्ट शॉर्टकट्स फॉलो कर सकते हो। तो ऐसे ही कुछ शॉर्टकट जो है वो हम लोग यहाँ पे भी फॉलो करेंगे, और होगा उतना वो प्रोसेस को कंप्रेस करने की ट्राई करेंगे, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को, मॉड्यूल्स को रीयूज़ करो, और मिनिमम चीज़ों पे हम लोग खुद से डेवलपमेंट करेंगे। सो बहुत सारी चीज़ें जो मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है उसी को मैं रीयूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। और होगा वहाँ पे हम लोग कहीं पे कोई APIs यूज़ करेंगे तो उसको भी डेवलप करने की ज़रूरत ना पड़े। और ये सेम चीज़ जो है ना, ये इटरेटिव डेवलपमेंट चलेगा। देखो आपको दिख रहा है इटरेटिव डेवलपमेंट जो ऊपर हम लोगों ने समझा, और इटरेटिव डेवलपमेंट के साथ में क्या आएगा, रीयूजेबिलिटी ऑफ द कंपोनेंट, एंड प्लस ज़्यादा टीम्स को कभी कभी हम लोग असाइन करते हैं, तो क्या होगा, ज़्यादा टीम अगर एक साथ काम करेंगे तो भी आपका रैपिड डेवलपमेंट हो सकता है, या फिर एक्सपर्ट टीम को हम लोग रखेंगे सो दैट कम टाइम में आपको ज़्यादा चीज़ें बना के चाहिए, सो वो टाइम पे भी रैपिड डेवलपमेंट होगा। सो रैपिड डेवलपमेंट में हम लोग रीयूजेबिलिटी पे फोकस करेंगे, विल असाइन मोर टीम्स टू कंप्लीट दैट प्रोजेक्ट एज सुन एज पॉसिबल। इटरेशंस चलेंगे, मतलब मल्टीपल इटरेशंस पे मल्टीपल टीम साइमल्टेनियस काम करेंगे, वो होगा। और एक्सपीरियंस डेवलपर्स को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टास्क पे रखेंगे सो दैट with their expertise they can solve that problem in a minimum time। ये होगा, और वही सेम यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। दैट इज ऑल अबाउट रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल। एंड उसके बाद जो है वो टाइम बॉक्सिंग है, ये आज नहीं करा रहा हूँ मैं। अब ऊपर के जो भी मॉडल्स मैंने बताया उसमें अगर कुछ डाउट है तो पूछो, आज बस हम लोग यहाँ तक ही रखेंगे। Anyone, any doubt in the above part? So I hope there are no doubts. ठीक है।